हेलो नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल डियर फिजिक्स में। मैं हूं नरेश प्रताप और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करेंट। अल्टरनेटिंग करेंट में बच्चा सीरीज कॉम्बिनेशन में अलग अलग एलिमेंट सर्किट एलिमेंट को हम लोग लेके पढ़ रहे हैं। और उसके बाद जो हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं, एक्चुअली में आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले, ध्यान से समझिए। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं अल्टरनेटिंग करेंट। अल्टरनेटिंग करेंट। अब अल्टरनेटिंग करेंट के जो तीसरा नंबर आपका था वो था क्या? सीरीज एलसी सर्किट। सीरीज एलसी सर्किट। तो सर नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा एसी सर्किट जिसमें सीरीज में लगा होगा कौन? एल मतलब इंडक्टर और सी मतलब कैपेसिटर। तो लिखिए द AC circuit containing inductor and capacitor in series is called series LC सर्किट। तो बच्चा टेंशन लेने की कोई बात है नहीं। यहां पे हम लोगों को देखना क्या सर? यहां पे हम लोगों को देखना है कि एक तो आपके पास L होगा, L तो आप लोग जानते हो इंडक्टर होगा, इस तरीके के स्प्रिंग वाला ज्योमेट्री, और एक आपका लगा होगा C। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। उसके बाद ये होगा आप AC का यहाँ सप्लाई दोगे। AC सप्लाई कितना है सर? वोल्टेज दे रहे हैं, तो वोल्टेज को हम लोग लिख रहे हैं कितना? V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, या EMF को आप लिखना चाहोगे तो EMF को आप लिख सकते हो E नॉट साइन ओमेगा टी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सर ये हम लोगों ने लिख दिया। अच्छा भाई ठीक है, चलो ये बढ़िया बात है, लिख दिया। तो उसके बाद क्या होगा सर? करेंट मान लो किसी टाइम में यहाँ से प्लस, यहाँ से स्टार्ट किया चलना, और ये प्लस है सर, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। और करेंट के चलने के डायरेक्शन में, क्योंकि ये सीरीज में है तो करेंट तो दोनों में सेम ही रहेगा। तो इस तरीके से ये करेंट यहाँ से चल के यहाँ तक आ रहा है। अब यदि करेंट ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो आपको पता है ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जितना होगा उसको VL बोलेंगे, और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जितना होगा उसको VC बोलेंगे, है कि नहीं? तो हम लोगों ने लिख दिया। फिर से वही बात कि सर अप्लाई करो। क्या अप्लाई करना है? अप्लाई KVL। अब यदि आप KVL लगाओगे बच्चा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाने के बाद क्या होगा, इस बात को हम लोगों को समझना है। बोले सर क्या होगा? सबसे पहले आप कहीं एक जगह से चलना है, स्टार्ट करो, प्लस माइनस लास्ट वाला चिन्ह लेते जाओ, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। बोले सर माइनस VL हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा सर? ये VC हो जाएगा। बोलना अगला वाला क्या हो जाएगा? बोलो आगे में जो हो जाएगा बच्चा, ये VC के बाद अगला जो बच जाएगा, ये माइनस है, इधर प्लस है, तो प्लस कितना हो जाएगा बच्चा? प्लस हो जाएगा V, और ये कितना हो जाएगा? 0। अब यदि आप यहां से V निकालोगे बच्चा, तो ये VL प्लस VC के बराबर होगा, VL प्लस VC के बराबर होगा। अब ये बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि अब यहां से या तो आप इक्वेशन लेके आप पूरा सॉल्व करो, और या नहीं तो यहां से आप फेजर का इस्तेमाल करो, है नहीं? यहां से आपको फेजर का इस्तेमाल कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग आइए यहाँ पे बनाते हैं फेजर, बहुत ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते इस लेक्चर में। फेजर, बोले सर ये फेजर क्या है? फेजर तो सभी बच्चों को मालूम है, करंट और वोल्टेज को वेक्टर के रूप में या रोटेटिंग वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाएगा बच्चा? फेजर कहलाता है। तो सबसे पहले आपको कुछ चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। बोले क्या क्या ध्यान रखना है भाई साहब? आप क्या करो, करंट को बेस मानते हुए ये समझो कि VL कहाँ है और VC कहाँ है। यदि मैं आपसे बात करूं पिछले लेक्चर का, तो पिछले लेक्चर से ही हम लोगों ने एक छोटा सा बात रिपीट करना स्टार्ट किया था, याद करो कि यदि मान लो आपका करेंट इधर है तो वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर इधर ही होगा, पर वोल्टेज अक्रॉस, ध्यान देना, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर L इधर था और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C इधर था। याद आया? करेंट से, ध्यान देना, करेंट से क्या बोलते हैं, EMF से 90 डिग्री पीछे करेंट था। और किसका करेंट था?
इंडक्टर का करंट है नहीं, इंडक्टर का करंट 90 डिग्री पीछे था, लेकिन यदि हम बात करें कैपेसिटर का करंट 90 डिग्री आगे था इसके वोल्टेज से, तो ये 90 डिग्री आगे है। तो इस तरीके से बच्चा हम लोगों ने एक फेजर बना लिया, दोनों एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 है बच्चा, ये भी 90 है। पर इस बार हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, इस बार तो हम लोग पढ़ रहे हैं एलसी सर्किट, तो इस बार आर का कोई काम नहीं है, तो यहाँ हम लोग आर नहीं लिख रहे हैं। आपकी मर्जी होगा तो आप लिख लेना, नहीं तो मैं इसी डायग्राम से आर को हटा देता हूं। तो सर इसका नेट चाहिए। आप देखो दोनों दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, दोनों 180 डिग्री के एंगल पे, 180 डिग्री के एंगल पे मिनिमम रिजल्टेंट होता है, सभी बच्चों को मालूम है, आर मिनिमम इक्वल टू ए माइनस बी, याद है। 180 डिग्री जब कभी भी एंगल होता था, जैसे मुझे कोई इधर से खींचे 10 मीटर, इधर से खींचे 5 मीटर, मैं किधर जाऊंगा सर, इधर की तरफ, कितना से जाऊंगा 10 माइनस 5, तो इसका मतलब 180 डिग्री वाले पे लगने वाला फोर्स होता है वो आपस में अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो सीधा सीधा आपको इसको माइनस कर लेना है। कितना हो जाएगा बच्चा, बोल देना एक बार। माइनस करने के लिए यदि मान लो आपसे पूछ दिया जाए सबसे पहला कि नेट वोल्टेज बताओ, नेट वोल्टेज या ईएमएफ, ये निकालना है, बोले सर वी नेट, तो इस बार वी नेट कितना होगा बच्चा। अब इस बार जो वी नेट होगा वो या तो वी एल माइनस वी सी होगा, या नहीं तो वी सी माइनस वी एल होगा। ये डिपेंड करेगा कि किसका वैल्यू ज्यादा है। मैं मान के चल रहा हूं, यहां पे मैं मान के चल रहा हूं कि VL हमारा ग्रेटर देन है VC से, तब मैं इसको बड़ा मानूंगा और इसको छोटा मानूंगा, तो नेट रिजल्टेंट जो आएगा, बड़े में से छोटा को आप घटाओगे तो इधर ही आएगा, तो V नेट या I नेट का जो डायरेक्शन होगा वो यहाँ पे इधर आने वाला है। ठीक है सर, ये बात तो सबको समझ में आ गया। अब यदि बच्चे लोग आपने इतना लिख दिया तो उसके बाद वी नेट तो सभी बच्चे को मालूम है, बोले सर वी नेट निकालने के लिए हम लोगों ने निकाल लिया कितना, अंडर रूट, बोल दो कितना, सॉरी अंडर रूट तो होगा नहीं, ये सीधा सीधा कितना हो जाएगा वी एल माइनस वी सी। VL को कितना लिखे, बोले सर VL याद है I इंटू आर होता था, आर कितना XL लिख दो, इसका कितना I इंटू XC लिख दो, तो कितना हो जाएगा आई सर कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा, बोलो कितना, आई तो कॉमन हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा एल। VL का वैल्यू बोलो कितना हो जाएगा बच्चा, VL का वैल्यू हो जाएगा IL, तो ये हो जाएगा XL के बराबर, XL के बराबर माइनस XC के बराबर। अब आप बोलोगे कि सर V इक्वल टू I इंटू आर होता है, ये तो V नेट चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गया, लेकिन यदि हम लोगों को इसी में पूछ दिया जाए नेट इंपीडेंस या नेट रेसिस्टेंस, नेट इंपीडेंस, तो नेट इंपीडेंस का मतलब Z क्या होता है सर, इसी V को आप लिख दो I इंटू आर नेट, कितना लिख दो बच्चा I इंटू आर नेट, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर I इंटू XL माइनस XC के बराबर, और I से I बच्चा कट जाएगा तो नेट रेसिस्टेंस ही तो इंपीडेंस कहलाता है, तो ये कितना हो जाएगा XL माइनस XC के इक्वल। तो आपने क्या करा, इस वैल्यू को भी यहां लिख दिया है, आपने क्या करा बच्चा, इस वैल्यू को भी यहां लिख दिया है। बोले सर ठीक है, ये बातें तो समझ में आ चुका है। यदि हम लोग बच्चा यहाँ पे इस वैल्यूज को लिख दे रहे हैं ना, तो कुछ बातों को आपको और समझने की जरूरत है। कैसे कि सर मान लो XL को हम लोग जानते हैं और XC को जानते हैं। क्या जानते हो आप XL को बच्चा, XL को हम लोग जानते हैं ओमेगा इंटू एल होता था, और XC को हम लोग जानते हैं 1 बाई ओमेगा इंटू सी होता था। आप वैल्यू रख दो बच्चा, कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी। तो ये हो जाएगा बच्चा, हम लोग Z के इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों हो गया। उसके बाद तीसरा नंबर सर पीक करंट, मान लो इतना करने के बाद आप लोगों को क्या निकालना, पीक करंट निकालना है। पीक करंट, RMS वगैरह ये सब तो हम लोग निकाल सकते हैं यदि हमको पीक पता हो। तो पीक करंट क्या हो जाएगा सर, पीक करंट हो जाएगा I नोट इक्वल टू V नोट बाई आर नेट, नेट रेसिस्टेंस, नेट वोल्टेज। बोले सर नेट वोल्टेज कितना था बताना, नेट वोल्टेज तो V नोट आप रहने ही दो क्योंकि इक्वेशन से ही पता चल गया। आर नेट का वैल्यू कितना है सर, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो XL माइनस XC, या इसी को लिख सकते हो V नोट बाय कितना बच्चा
ओमेगा एल ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी। आप चाहो तो इसको भी इतना लिख सकते हो। तो बच्चे लोग ये एक बात तो समझ में आ गया कि सर पीक करेंट भी हम लोगों ने निकाल लिया, और पीक करेंट निकालने के बाद हम लोगों को निकालने की बारी है इंस्टेंटेनियस करेंट की। देखना 1 मिनट के लिए, इंस्टेंटेनियस करेंट। बोले सर इंस्टेंटेनियस करंट कैसे निकलेगा? अरे बच्चे सभी बच्चे को मालूम है I=I0 साइन ओमेगा टी होगा, लेकिन इस बार ओमेगा टी के साथ ध्यान से देखना, इस बार जो आपका नेट फेजर देखा, फेजर देखो सर, ये करंट था, हाँ ये कितना था VL था, ये कितना था VC था। आप जानते हो कि इस डायरेक्शन में आपका V नेट आया है या I नेट आया है, इंस्टेंटेनियस नेट करंट इधर आया है, ठीक है सर। ये पहले वाले करंट से कितना आगे है सर? ये 90 डिग्री आगे है, 90 डिग्री आगे है। तो देखो बच्चा, ये करंट के डायरेक्शन में 90 डिग्री आगे है, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको प्लस लिखना, क्लॉकवाइज होगा तो उसको क्या मानोगे? माइनस लिखोगे, है नहीं? तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आप पिछले वाले में भी देख लेना। मुझे लगता है कि हो सकता है कि फेज डिफरेंस के साथ जब हम लोग एंगल लिखा था तो +-5 में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया होगा, या उसको हमको लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक छोटा सा मिस्टेक दिख सकता है, तो उसको आप लोग करेक्ट कर लेना। क्या कि यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे एक फेज फाई नीचे आया था, याद है, करंट से नीचे, अब देखना नेट करंट आपका यहां है आई नेट, तो आई नेट से फाई देखना एंटी क्लॉकवाइज में है, तो इसमें हम लोग, इस केस में हम लोगों को प्लस लिखना था फाई, और ऊपर वाले में क्या लिखना था? आई नोट पीछे रह गया था, ये करंट पीछे रह गया था, तो अगले वाले केस में हम लोगों को क्या लिखना था? जैसे ये वाला जो केस था, ये वाले केस में जो फाई आया था ना, एक्चुअली में ये करंट इससे पीछे रह गया था, तो इसमें हम लोगों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन था, तो इसमें हम लोगों को लिखना क्या था बच्चा? क्या लिखना था बताओ? ये लिखना था हम लोग को माइनस। तो ऊपर वाले के साथ हमने प्लस लिख दिया था, नीचे वाले को माइनस लिख दिया था। आप इसको वैल्यूज को थोड़ा सा चेंज कर लेना, उल्टा कर लेना, है नहीं? और नहीं, ये यदि आप लोगों को समझ में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा जो क्या मिस्टेक हुआ था या नहीं हुआ था, एक बार मैं देख के बता दूंगा। हो सकता है एक छोटा सा मिस्टेक आपको देखने को यहाँ मिल गया हो, और आपने यदि नोटिस नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, फिर कोई दिक्कत है ही नहीं, जब आओगे तो मैं खुद ही समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके की कोई बात नहीं। उसके बाद क्या है सर, इस बार आप ठीक से देखो तो आपका करेंट जो है ना 90 डिग्री से पीछे रह गया, तो माइनस आप लिखोगे π/2 बच्चा, ओमेगा टी माइनस कितना लिखोगे? π/2 लिखोगे। तो इस तरीके से आप देखोगे बच्चा, तो इंस्टेंटेनियस करंट को भी हम लोगों ने लिख दिया। बोले सर इंस्टेंटेनियस करंट यदि हम लोगों ने लिख दिया तो इंस्टेंटेनियस करंट के बाद अगला नंबर क्या है? अगला नंबर है फेजर की। तो फेजर तो हम लोगों ने यहाँ बना ही दिया है, तो फेजर बना दिया, तो उसके बाद हमको क्या निकालना है सर? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस कितना लिख सकते हैं बच्चा? फेज डिफरेंस कितना लिखेंगे? पाई। पाई को देख लेना बच्चा, पाई क्या था सर? फेज डिफरेंस था। 1 मिनट देखना, ध्यान से देखना, इस बार का फेज डिफरेंस कितना है? इस बार का फेज डिफरेंस कितना है? बोले सर इस बार तो फेज डिफरेंस दिख ही रहा है 90 डिग्री, तो इस बार का फेज डिफरेंस सीधा सीधा कितना है बच्चा? π/2 यानी 90 डिग्री। बोले सर फेज डिफरेंस इतना है तो पावर फैक्टर बताना। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या होता था बच्चा? cos फाई। अब बच्चा ये cos 90 डिग्री आप रखोगे तो cos 90 कितना हो जाएगा? 0, तो cos फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, पावर फैक्टर इसका 0। तो भाई साहब ये था अपना सीरीज में तीनों ही सर्किट को हम लोगों ने देख लिया है। पहला था अपना सीरीज आरसी सर्किट, फिर आरएल सर्किट और फिर एलसी सर्किट। तीनों ही सर्किट को हम लोगों ने सीरीज में देखा, और ये हमारे लिए अब कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सेम टाइप का कैलकुलेशन 3 बार रिपीट हुआ। या तो इस तीनों वीडियो का आप आराम से एक बार देखिए, या नहीं तो इसको एक बार आप लिखने की खुद से कोशिश करिए। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा आपको हो सकता है कि करंट का ये वैल्यू जो फेज डिफरेंस के साथ है थोड़ा सा परेशान करे, लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि करना क्या है। ये करंट है आपका मेन, इधर जो आया था आई नेट इधर था, और एक बार आई नेट आपका इधर आया था, याद है? इस बार जो नेट करंट था ये पहले वाले करंट से पीछे रह गया था, पर ये क्लॉकवाइज होने की वजह से ये सॉरी नेट करंट जो है वो इससे पीछे रह गया था,
ये आपका जो करंट है ये इस नेट करंट से आगे था, तो आप 5/2 एंगल सॉरी पाई एंगल आप क्या करना प्लस कर लेना, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और नेट करंट जो है इस बार आया था इस केस के लिए, तो इस केस के लिए नेट करंट जो आपका आया था ना वो एक्चुअली में इससे क्या आया था, आगे आया था, नहीं इससे आगे आया था, मतलब ये पीछे रह गया था। तो पीछे रह गया था तो इसमें क्या करोगे आप, इसमें आप माइनस कर लेना क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, ठीक है नहीं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से आप देख लेना। और फिर भी यदि कोई दिक्कत हो कोई कंफ्यूजन हो तो उसके लिए हम हैं भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आके ये अपना तीनों सर्किट जो है तीनों ये खत्म हो जाता है। और खत्म होने के बाद बच्चे हम आप लोगों से एक बात जरूर बोलेंगे कि इसके नोट्स को जरूर कंप्लीट करके रखिएगा, क्योंकि नोट्स कंप्लीट होगा तो फिर ये सब चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत आसान होने वाला है। और हम लोग पूरा कोशिश करेंगे अगले एक क्लास में हर किसी पे कम से कम 2-4 क्वेश्चन, हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपको करवाए जाए, ताकि आपका दिमाग खुल सके कि सब क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। उसके बाद हम लोग करेंगे सीरीज एलआरसी सर्किट और फिर उसके रेजोनेंस को पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।